बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। मैं हूं इरशाद हुसैन रूंगा। तमाम तालीमी बोर्ड ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए और तलबा ने भरपूर बेहतरीन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और गेम ऑफ नंबर्स में नंबरों के ढेर लगा दिए। लेकिन पीएमसी के एंट्री टेस्ट ने न सिर्फ तलबा की कमर तोड़ के रख दी, बल्कि गुज़श्ता 25 रोज़ से तलबा व तालिबात सड़कों पर धरने दिए हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की कारकर्दगी सर्द जंग का शिकार है। बेबस और बेअख्तियारी हुकूमत ना खुद को संभाल पा रही है, ना ही महंगाई को। ज़ुबान ज़द आम है कि शायद मुल्क में इलेक्शन का वक्त हुआ चाहता है। इन्हीं दो मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं तजिया निगार व साबिक ब्यूरोक्रेट राना गुलजार अहमद साहब, और वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन किया है अवैस करनी साहब ने। राना साहब, अवैस करनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अवैस करनी साहब, आपसे शुरू करते हैं। एफएससी और मैट्रिक के रिज़ल्ट आगे हैं और ख़ुसूसन हम आज एफएससी और मैट्रिक के रिज़ल्ट के साथ साथ पीएमसी के रिज़ल्ट पे हम बात करेंगे। तलबा ने एफएससी के रिज़ल्ट में हज़ारों नंबर लेने के बावजूद उनको मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलना मुश्किल है, क्योंकि पीएमसी ने तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। और आपने भी देखा होगा पिछले 25 रोज़ से तलबा जो है वो सड़कों पर है। आप क्या समझते हैं कि किस जगह पर कोई टेक्निकली ख़राबी थी कि या बच्चों को समझ नहीं आई, या इस इम्तिहान में ऐसा कौन सा दाव पेच खेला गया कि लाखों की तादाद में बच्चे जो टॉपर पोजीशन पे हैं, जिनके 1080-90 से नंबर ऊपर हैं, लेकिन वो पीएमसी के एग्ज़ाम में फेल हैं? इसी को शिफ्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं मुख्तसर तरीन बात करूंगा, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर पीएमसी से पीएमडीसी की जो ये कहानी है, इसी के बीच में सब कुछ है। पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 5 से 6 साल पहले एक इदारे की वजह से लेबल लगा था कि हम लोग जाली डिग्रियां पूरी दुनिया में भेजें, और उसकी पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी काफी बनी हुई थी। हमें चाहिए था कि हम तमाम इदारों को निस्बतन ज्यादा मौसर और मुस्तनद बनाते। जो सबसे मेन इदारा है, यानी जो वो तमाम लोगों को सर्टिफिकेट देगा जो लोगों की जिंदगियों के ज़ामिन होंगे। उन्होंने कहा कि एजुकेशन कमर्शियल हो चुकी है, तो मेडिकल एजुकेशन कमर्शियल कैसे ना हो। हमें क्या पड़ी है, बच्चे पढ़ें, सीखें, या इल्म हासिल करें, या पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान का एसेट बने। उन्होंने कहा जी इसे कमर्शलाइज कर दे। पीएमसी एक अड्डा है पैसे कमाने वाले मेडिकल कॉलेजेस का, और उनकी मैनिपुलेशन है। वो फीस ड्यूज जो 15 साल पहले तक 7 से 8 लाख रुपए तक थे, इस वक्त इस साल एडमिशन में डॉक्टर बनने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो रकम तकरीबन तमाम खर्चों समेत 1.25 करोड़ 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान चली गई है। अब तमाम वो वालिदैन जो इसको अफोर्ड करेंगे, उनके जराए पाकिस्तान में चेक जरूर होने चाहिए कि वो कैसे सीट्स खरीद रहे हैं। दूसरी बात, हमेशा की तरह पाकिस्तान में जो सबसे मौसर काम है जो होता है, वो ये होता है कि जो इदारा है उसमें उससे रिलेटेड लोग कम होते हैं, और सफारशी और प्लानिंग करने वाले लोग ज्यादा उसमें आ जाते हैं। पीएमसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो जब ये तमाम मसाइल हो रहे हैं, अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स को भी मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता कि हमारी पेपर चेकिंग या बोर्ड क्वालिटीज के काफी इश्यूज हैं, बच्चों ने बड़े नंबर ले लिए। क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत स्ट्रेंज चीजें डिस्कस करूं, यही बच्चे जब इंटरनेशनल मुख्तलिफ इसी बेस लेवल के इंटर के एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, इंटर लेवल के इक्वल एग्जाम में सेट 1 सेट 2 जीआरई यानी इक्वल एग्जाम में पास होते हैं, उधर ये बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं एंटी टेस्ट वगैरह में भी। मगर यहाँ पे हम बच्चों को कसूर अपनी जगह ठहरेगा,
मगर जो पीएमसी ने एग्जाम का प्रोसेस डेवलप किया है और जिस तरह वो चाह रहे हैं, उन्होंने 2 जगहों पे चेक रखा है, पुटअप किया है। एक एफएससी के बाद एक सिस्टम जनरेट करके, एक एमबीबीएस की डिग्री के बाद। दोनों जगहों पे जो मुतासरीन हैं वो जलील और रुस्वा हो रहे हैं और सड़कों पे हैं। उसकी वजह हम पहले भी प्रोग्राम्स में शेयर कर चुके हैं कि रियासत का अवाम से, बच्चों की फलाह बहबूद से, यूथ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो चाइना है जिसने अपनी यूथ को अपना प्राउड बनाया है, अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाया है। हम अपनी पॉपुलेशन को बर्डन बना रहे हैं। जब ये बर्डन बनेंगे तो ये इंटेलेक्चुअल है, जैसे जैसे इंटेलेक्ट को बर्डन बनाएंगे वो क्राइम की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर वो हेल्दी एक्टिविटी उनकी नहीं होगी तो अनहेल्दी होगी। तो बच्चों वो सारे तमाम उनके वालिदैन सब सफर कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं, क्योंकि सिस्टम में जो पॉलिसी प्लानिंग करने वाले लोग थे, ये तो कुछ भी नहीं है जो वो कर रहे होते हैं। उधर आप वो कश्मीर रोड है इस्लामाबाद में जहां पे ये ऑफिस है, आप उसके बाहर जाएं, मैंने 2-3 बार एज ए सिटीजन वहां पे विजिट किया है। उधर किसी को परवाह ही नहीं होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहां पे। और जो इतना ज्यादा वहां पे तफर्रका है कि अगर कोई सिंध से है वो सिर्फ सिंधियों को फैसिलिटेट कर रहा है, कोई पंजाब से वो सिर्फ पंजाबियों को फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, फौजियों को मुख्तलिफ पोजीशंस पे पुटअप तो कर दी है, उनका मेडिकल का सिस्टम अपनी जगह जो वो डील करते हैं, मगर प्रॉपर एक सिस्टम से डॉक्टर्स को ट्रेंड करके गुजारना चाहिए जो कि इन इदारों में हाई लेवल पे सर्व करें। हर डॉक्टर टीचिंग करने वाला या प्रैक्टिस करने वाला हर इदारे में सर्व नहीं कर सकता। अव्वल तो उन्होंने पॉलिसी ऐसे बनाई है कि हम इसकी डिटेल में पीएमसी के ऊपर एक डिस्कशन रख सकते हैं कि टोटल मेडिकल कॉलेजेस को उन्होंने फैसिलिटेट किया है, भाई आंखें बंद करके तुम लोग रेवड़ियां बेचो, मजाल है हमारी जो हम चेक कर लेंगे। जब हमारा चेकअप वगैरह यानी हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, यानी हम मेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटीज को चेक करने आए, वहां पे पानी की तरह पैसा बह रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, जी राना साहब, तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत तलबा को सड़कों पर ले आई है। ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के नाम पर ये जो खिलवाड़ हो रहा है, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने डी चौक पे धरना दिया था तो इसको सपोर्ट करने वाले यही हमारे जो नौजवान तबका है, हमारे जो यही स्टूडेंट्स हैं, हमारी यही जो जनरेशन है, इसने बड़ा बढ़ चढ़ के किरदार अदा किया था। और आज उसी जगह पर हमारे वही पोजीशन होल्डर तलबा जो है वो धरना दिए हुए हैं। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राघव साहब, असल में हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हम माजी से अपना सबक नहीं सीख सके। 74 साल से हम जब भी कोई हुकूमत आती है तो अपना एक नया तजर्बा शुरू कर देती है। हालांकि होना ये चाहिए कि जब भी कोई आप प्लान करते हैं उसकी बाकायदा प्लानिंग करें और उसके लिए बाकायदा एक कोई पायलट प्रोजेक्ट करें, पहले उसके एक्सपीरियंस का तजर्बा करें कि उसमें जो फ्लॉस हैं वो दूर करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, मेरिट लेके आएँ। लेकिन इसमें भी यही हुआ कि पहले, जैसे तबी साहब ने बताया, कि पहले पीएमडीसी थी और उसमें एक सिस्टम था कि हर सुबह अपना एक इम्तिहान कंडक्ट करता था और उस इम्तिहान में एक दिन में इम्तिहान होता था और उसमें एक ही पेपर सबके लिए होता था। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, उसमें उस सूबे का अपना सिलेबस होता था। आप इससे खूबी आगाह हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जो तमाम सूबों के हैं, उनमें एफएससी के सिलेबस में कुछ ना कुछ इख्तलाफ, डिफरेंस है, कुछ मुख्तलिफ एक दूसरे से। यहाँ पे एक सेंट्रल करके पीएमसी ने कहा कि अब पीएमसी करेगी, सूबों से लेके ये सेंट्रल लेवल पे कर दिया गया और उसका एक पीरियड बढ़ा दिया गया। जो एक दिन में काम होना था वो तकरीबन 1 महीना उनको लगा। और उसमें ये कहा कि आज का पेपर है कि वो कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, नेक्स्ट डे दूसरा होगा। जो इस तरह होगा, कभी किसी जो एक ग्रुप है उसको तो बड़े आसान सवाल आ जाते हैं, दूसरे को बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तीसरा जो कर रहा हो तो उसको दूसरे सूबे का सिलेबस आ जाता है। तो ये बच्चों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और उनकी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी। इसमें ट्रांसपेरेंसी का मसला है, इसमें मेरिट का मसला है। और ये तलबा की जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आके पता चला कि उनका जो इंडिविजुअल काउंट होता है वो कुछ और होता है, कलेक्टिव काउंट होता है। उन्होंने फ्लॉज, इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की, लेकिन बेहिस बैठे हुए हैं कि उन्होंने वहाँ पे उन पर तवज्जो नहीं दी। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँचे, वो अदालतों तक पहुँचे, आज भी अदालतों में केस चल रहे हैं, तमाम हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। और वहाँ पे ये रिपोर्ट्स जो दे रहे हैं पीएमसी, बिल्कुल एक हट दर्दी होती है। देखना चाहिए कि ये हमारी एक नौजवान नस्ल है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है। इनके जो जायज़ मसाइल है हम इनको फैसिलिटेट करें और इनको बाकायदा से रेगुलेट करें।
हुकूमत को चाहिए था कि इसको पायलट प्रोजेक्ट करती, पहले उसके फ्लॉज दूर करती, फिर ये ठीक करती। अब तलबा का इस तमाम सूरत हाल के बाद जो इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो फ्लॉज एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसका तकाज़ा उनका ये जेन्युइन डिमांड है कि हमसे आप दोबारा रीटेक लें और उसमें हमारे जो सिलेबस को एक दिन में ही एक ही पेपर हो, जैसे अभी इंडिया में देखा है हमने। इस साल उन्होंने कोई 18 लाख का स्टूडेंट्स का एक ही दिन में पेपर लिया है। यहाँ तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट हैं, उनको एक महीना खपा रहे हैं और उनके कई पार्ट्स कर रहे हैं। हर ग्रुप का अलग-अलग पेपर होता है। ये मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, मेरिट भी नहीं है और एक बेइज्जती है। और इसमें आपने जो पीएमसी का ये जो तरीकाकार है वो एस्टेब्लिश्ड है कि उसमें बहुत सारे नकाइस थे, इरेगुलरिटीज़ थे। उन्होंने इस किसी को नवाजने के लिए एक ठेका दिया जिसका अपना पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने एक बिल्कुल इस तरह का पहले कोई प्रोजेक्ट किया नहीं हुआ था। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी है और इसमें जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं और बच्चों के वालिदैन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरी कौम कर रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो उनके वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, वो पता नहीं क्यों इसका पॉजिटिव नोटिस नहीं ले रहे। इसका नोटिस लेंगे तो ये प्रॉब्लम हल होगा। अभी कहते हैं दाखिले शुरू हो गए हैं, आप दाखिला ले लें, दाखिला लेंगे, उसके बाद फिर उनके रिजल्ट जो है अभी तक डिसाइड हो रहे हैं, कोर्ट्स में क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता। ये बड़ा कन्फ्यूजन का मामला है, गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। अवैस करनी साहब, इस सारे मामले में आपने हुकूमत को किस जगह पे खड़े हुए देखा है? हुकूमत का इसमें आपको क्या किरदार नज़र आ रहा है? वो तलबा जिन्होंने दिन रात मेहनत की, इतने बड़े नंबर लिए और वो धरना दे के वज़ीर आज़म से बार बार इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि आप आएँ, हमारी बात सुनें और हमारे इस मसले को हल करें, लेकिन उनका मसला कहीं हल होता नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं, हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है तलबा के साथ? इरशाद साहब, बहुत क्लियर विजन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ना। अच्छा चले, मैं इससे पहले एक और वैसे ही बात, इंडिया के एक नोबेल लॉरिएट है, उनका नाम है अमर्त्य सेन। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि फाके हों, भूख हो, खुराक की कमी की वजह से हो। उन्होंने कहा कि आप मिसमैनेजमेंट करें, फाका कशी हो जाएगी, भूख हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे, कहत साली होगी, लोगों के पास कुछ नहीं होगा। यही मिसाल हमारे पास ले आई। यहाँ पे हुकूमत, आप इसको सिंपल देखें कि हुकूमत पॉलिसी बनाती है, बात वही, ये रिसर्च कोई नहीं करते, प्लानिंग कुछ नहीं करते। अच्छा, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स, अच्छा आपने ब्यूरोक्रेट्स को हैंड ओवर कर दिया कि एक इफेक्टिव पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी बना दें, ठीक है। हमारे पास 70 साल में या 75 साल में पहली बार जो नेशनल पॉलिसी बनी है वो जी ये बनी है कि हमने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि 5th क्लास तक सब कोर्स करिकुलम सेम होगा। इसका मतलब ये है कि 75 साल ये पाकिस्तान को बने हुए जो टाइम सारा हो गया, इसमें सिर्फ हम ग्रो करते करते अभी तक 5वीं तक हैं। आप कह रहे हैं कि एकदम मेडिकल का फैसला हो जाए, ये मेरा ख्याल है अभी इसको 100 साल लगाएंगे इसको क्लियर करते करते इस मैटर को, और 100 साल के बाद ये फैसला करेंगे जी अब 8वीं हो गई, मैट्रिक हो गया, अब इंटर के बाद एडमिट। तो वो जो मुशीरान, जो लोग पीएमसी को फाइनलाइज कर रहे थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनको ही पीएमसी का नहीं पता था कि पीएमसी की वजह से क्या नुकसानात होंगे पूरे पाकिस्तान में, और सारा जो फायदा होगा वो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का होगा, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की जी जी। आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट जो हैं वो सारे सिस्टम को खराब करते हैं, तो हमारे साथ बैठे हैं साबिक ब्यूरोक्रेट, राना साहब से पूछते हैं। राना साहब, ऐसी बात है? मैं इसमें आपको एक पहले बताऊं कि जो एक सिस्टम कोई भी लाना हो, कोई भी पॉलिसी लानी हो, उसके लिए रिसर्च और प्लानिंग बड़ी जरूरी है और उसके लिए एक्सपर्ट होने जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट ये सिस्टम हमारा, कोई हम पॉलिसी लाते हैं या कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, वो इनिशिएट करते हैं। ऊपर जो आपके पॉलिटिशियन बैठे हैं वो भी आपको पता है कि किस हद तक एक्सपर्ट होते हैं, तो इसीलिए फ्लॉज आते हैं। और यही हमारा इस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उस शोबे के एक्सपर्ट्स को और स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इसी तरह जो पीएमसी का जो प्रोजेक्ट था, इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ब्यूरोक्रेट जो बैठा है वो भी एक्सपर्ट नहीं है। इसी तरह जो ऊपर मिनिस्टर बैठा है गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी एक्सपर्ट नहीं है। तो इसी वजह से ये बिल्कुल फेलियर हो गया। और इसमें अभी तक जो रिसर्च की है, देखा मैंने, तमाम इसको विजिट किया है, तो इसमें वाकई बहुत इरेगुलरिटीज फ्लॉज हैं, स्टूडेंट्स के बड़े जेन्युइन डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट को इसको रिजॉल्व करना चाहिए। एक बाप पैटर्न, एक फादरली ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि एक मुकाबले में खड़ा होकर अदालतों में आर्ग्यू करना चाहिए इनके खिलाफ। और इनके जो धरने हैं या जिनको जो सिट इन है उसको पॉजिटिवली लेके रिजॉल्व करना चाहिए, कौम के बच्चे। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, बुनियादी मसला क्या था? बच्चे कहते थे
कि वहाँ पर नेट की फैसिलिटी नहीं होती थी, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता था, टैब सही काम नहीं करते थे, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो सवालात उसमें डाल दिए गए थे। आपकी बड़ी रिसर्च है, एजुकेशन से आप बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी मसला क्या था? इरशाद साहब, मैं इसमें जो ना एक चीज थोड़ी सी ऐड करूं बच्चों के लिए। जो इसमें बेसिक इशू है ना, वो ये है कि इससे पहले तक हमारे डॉक्टर पूरी दुनिया में जा रहे थे और सर्व कर रहे थे। 16,000 कुछ डॉक्टर हैं अभी तक जो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, ये जो नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन है अमेरिका और कनाडा में, जो इधर सर्व कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, जी। पाकिस्तान से गए हैं। अब हमारी क्वालिटी गिरेगी। जाहिरी बात है, अब हम ऐसे ही एग्जाम्स के बहाने डिग्रियां क्लियर करते रहेंगे। डिग्री आसान क्लियर करने के लिए प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रह जाएंगे। उनके ऊपर से पाबंदी हटा दी है, वो जिस मर्जी को चाहे, यानी जिस मर्जी को चाहे, यानी एक बंदा है वो लेक्चरार है, उसने 10 साल सर्व किया, उसे वो डायरेक्ट प्रोफेसर कर सकते हैं। उनके मालिक की मर्जी है। मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिक की मर्जी है वो कितनी क्रेडिबिलिटी पे वो उसे साइन कर दे। अब इन्होंने जो दूसरी बात है, जो भी चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसमें जो ऊपर बयान मिनिस्टर जो वो प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफिंग देते हैं कि सर सब बहुत अच्छा है, मीडिया आपका दुश्मन है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, लोग बहुत खुश रह रहे हैं। तो बस इसमें तो आखिर यही रह जाता है कि फिर हम लोगों को जन्नत में जाने की भी जरूरत नहीं है, इतने अच्छे हालात हो गए हैं और इतना अमन है। यानी कि टेक्निकल फैसिलिटी सबसे पहले ये वही चीज है कि अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो मशीन के ऊपर जो पॉलिटिशियंस है उनका वहां पे स्टेक है। यहाँ पे उनका स्टेक नहीं था, बच्चे रुल रहे हैं, वहां पे उनका स्टेक है। वो हर चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं, ये मसला हो सकता है, वो हो सकता है। भाई जो बच्चे आपका मुस्तकबिल है, जिन्होंने आपको आगे संभालना है, अच्छा जी, ये उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये इस चीज से ला इल्म है कि जब भी इनकलाब आएगा या बगावत होगी तो जो नौजवान नस्ल होती है वो सबसे आगे होगी, कत्ल गारत में, खून रेजी में, क्योंकि आपने उनको हेल्दी टाइम इग्नोर किया, अब वो अपनी मर्जी करेंगे। तो जो उनको गाइड कर रहा होगा फितने की तरफ या नेगेटिव की तरफ, उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे किसी भी चीज को। यही मसले मसाइल हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, वही सोशल मीडिया पे फिर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की डाइवर्शन हो रही है अपने प्रोफेशन। जी बिल्कुल। अच्छा राना साहब, वालिदैन ने लाखों रुपए लगा दिए, दिन रात एक किया, बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की और हज़ारों नंबर ले लिए, और वालिदैन के ख्वाब अधूरे रह गए और बच्चों के ख्वाब भी टूट गए। तो ऐसे में क्या सिचुएशन है? आप क्या समझते हैं कि अब हमारी ये जो तलबा की इतनी बड़ी तादाद है, हमारी ये जो जनरेशन है जो आज इस मुसीबत में घिरी हुई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये क्या करेंगे? इनका फ्यूचर क्या है? ये अपने आप को कैसे इनको भी तो थोड़ा सा मोटिवेट करें, इनकी काउंसलिंग करें कि अब उनको क्या करना होगा, वो क्या करेंगे? ये बड़ी सीधी सी बात है कि जो हुकूमत वक़्त होती है, जो इदारे मुतल्लिक़ा होते हैं, उनका जो हमारी एक नई नस्ल होती है, जनरेशन होती है, जिनके कल को उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभालनी है, इदारे संभालने हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए, उनके मामलात को रिज़ॉल्व किया जाए। जहाँ तक यही जो मामला डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी तक तो बड़ा क्लियर हो चुका है। ये एडमिट कर चुके हैं कि कहीं पे नेट के प्रॉब्लम थे, कहीं पे पेपर मुश्किल आ गया, कहीं पे आसान हो गया, स्टूडेंट्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आई। और फिर इसमें आप देखें कि उनको रीचेक का सिस्टम नहीं है। तो कोई बंदा चाहे कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आर्टिकल 90 ए कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हर बंदे का राइट है कि वो जान सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप कोई बच्चा चाहे कि मेरा रीचेक करा दे, जनाब मैंने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही कोई नहीं है। ये तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे जो उन्होंने कर दिया बस वो घर पे आकर है। तो ये उनके फंडामेंटल राइट से भी खिलवाड़ा किया, ऐसा सिस्टम ला दिया गया जिससे वो पहले अनअवेयर थे। इसको चाहिए था कि इसको पायलट प्रोजेक्ट पे करते और उसके बाद इसको तरीके से लेके आते। अब ये रिजॉल्व करना होगा गवर्नमेंट को, इसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व है। आपको पता है ये तालिब इल्म जिन्होंने जब तक जाके दाखिले लेके वहाँ मेडिकल की एजुकेशन लेनी थी, वो वकील करके फीसों दे के फीसें दे के रातों में फिर रहे। कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसमें खुद इंटरव्यू करें। वो जैसे
कादी साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि उसको यही खबर दी जा रही है कि जनाब हमने तो बहुत आला काम कर दिया था, हमने तो एक सेंट्रलाइज्ड ऐसा सिस्टम ले आए थे कि पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम दे दिया था, लेकिन ये नहीं देखा कि हमने एक सूबे में क्या पढ़ाया जा रहा है, दूसरे में सिलेबस का क्या फ़र्क है, पेपर एक जैसे मेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये इसका हल यही है कि गवर्नमेंट को इसको पॉजिटिवली देख के इनका रिज़ॉल्व करना चाहिए, वगरना ये तलबा के फ्यूचर के लिए बड़ा ये एक उनके साथ एक दुश्मनी होगी ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अवैस करनी साहब, जी हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, जी क्यों? इसमें कुछ चीजें हैं, पाकिस्तान के माशरे के लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि मैं तो एक वेस्ट माशरे को देख रहा हूँ, तो हम पाकिस्तानी माशरे की हकीकत सबसे पहले बच्चियों का तो फोकस इसलिए बना दिया है, एक माशरे में एक बहुत बड़ी वजह ये समझी जाती है कि बच्ची डॉक्टर होगी तो ही उसकी अच्छी जगह शादी होगी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, डॉक्टर्स उनकी ब्रेन काउंसलिंग नहीं की जाती, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने आगे क्या पढ़ना है, यानी 5 इयर्स एजुकेशन है उनकी, उसमें भी उनको क्लैरिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, और हर बंदा किसी डिपार्टमेंट में आता है तो उसके प्रिविलेजेस जो उसमें लुक्रेटिव चीजें होती हैं जिनसे जबान से राल टपक रही हो वो देखता है। अब डॉक्टर्स करते क्या है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स पे कोई चेक ही नहीं है, वो टाइम पे नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से उठ के हॉस्पिटल से चले जाते हैं, उनको क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं है, वो क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। तो जी जब वो देखते हैं कि वो दोनों हाथ से लूट सकते हैं हर तरह से, जबकि गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा अलाउंस देती है, मेडिकल अलाउंस देती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो लोग गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, और उसका प्रॉपर सिस्टम है। अब इसका सिस्टम ये होना चाहिए, डॉक्टर ये प्रोफेशन पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर सकता है, इसका सिंपल ये होना चाहिए, भाई जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होगी उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर दी, ऑटोमेटिकली पूरा निजाम कंप्रीहेंसिवली एडजस्ट कर जाएगा, लोग खुद ही से इस प्रोफेशन को या छोड़ेंगे इसमें, और वही लोग आएंगे जो इंटरेस्ट के साथ इसमें चलना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वो मार्क्स लेते, मार्क्स बंदे की कंपिटेंसी की, परफॉर्मेंस की नहीं है। काफी सारे लोग हैं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, अच्छा जी अब बातें हो रही हैं तो ओपन ही बातें हो, अगर किसी प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर का बच्चा किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, वो डिग्री करता जा रहा है, पूरे के पूरे बच्चे उन्होंने सारे एग्जाम्स में क्लियर करवा लिए हैं, यानी मैं खुद विटनेस हूँ, कितने लोगों को नाम लिए बगैर जानता हूँ, पूरी की पूरी फैमिलीज डॉक्टर है, कंपिटेंट उनमें से सिर्फ एक बंदा है। अब जब वो फील्ड में आएंगे जबरदस्ती, अच्छा जी बोर्ड में जब सिलेक्शन बोर्ड होते हैं उसमें यही होता है, कोई ना कोई उनका कुलीग बैठा हुआ होता है, जारी बात है, जैसे जर्नलिस्ट की लॉबी है, ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी है, डॉक्टर्स की भी लॉबिंग है, सीनियर लेवल पे भी है, जूनियर लेवल पे भी है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, हर बंदा डॉक्टर फिर इसलिए नेक नियति से, खिदमत की नियत से भी बन रहे हैं, वो सही है, वो सर्व कर रहे हैं, नो डाउट जी। मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूं कि जो बगैर किसी, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आज भी इंतहाई मशहूर हैं, काबिल भी हैं, ईमानदार भी हैं, और उनकी मशवरा फीस, फर्स्ट कंसल्टेशन फीस पाकिस्तान में सिर्फ 300 रुपीज है, 300 रुपीज पाकिस्तान में फीस है, और वो अपनी ईमानदारी और तशखीस की वजह से मशहूर है। मगर उसके बावजूद उन्हीं के शागिर्द या उन्हीं के हमपल्ला, उन्हीं के जो डॉक्टर्स हैं वो 2500 3000 भी मांग रहे हैं। तो यानी गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे एक चेक रख दे, और साथ ही टैक्सेशन में ले आए डॉक्टर्स को, कि जी जो आप ला रहे हैं, बजाय अवाम, गरीब अवाम को जो क्रश करके वो किया जा रहा है, सारे प्रोफेशंस को लाए, किसी प्रोफेशन को डेड ना किया जाए, उसकी एबिलिटी, कंपिटेंसी को वो करें। यानी हम लोग इतने काबिल हैं कि एक से एक, यहाँ से ऐसा जमाना भी था कि यहाँ से डॉक्टर जी यहाँ पे अमेरिका आते थे, पाकिस्तान से एक एक ऑपरेशन करने के लिए या कुछ ऑपरेशन करने के लिए इधर यूएस से आते थे, ये भी कंपिटेंसी है हमारे डॉक्टर्स की। अभी तक कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यूएस। जी हाँ जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वापस आके दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। और सवाल मैं आप दोनों के लिए छोड़ता जा रहा हूँ कि क्या पहले भी हमने कभी देखा था कि 1100 में से 11 नंबर और 1-2 के नहीं, सैकड़ों की तादाद में, और ये कौन सा कुलिया, कौन सा फार्मूला लगाया है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना गुलजार साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। 1100 में से 1100
एक दो भी नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, ये क्या चल रहा है? ये एक तो इस साल स्पेशली ये कोविड की वजह से कोई ऐसी पॉलिसी रही कि जो फर्स्ट ईयर में नंबर थे वही नंबर दे दिए गए। और दूसरा ये जो हम अनफॉर्चुनेट है कि जैसे करनी साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी का इशू है। ट्रांसपेरेंसी है कि जो लोग अप्रोच कर जाते हैं पेपरों तक पहुंचते हैं, ये हमारा मुआशरा अनफॉर्चुनेट ये नहीं है कि हमने एक मेरिट पे पेपर दे दिया उस पर बैठ गए हैं। तो जो फिर एक जहाँ जहाँ किसी की लॉबी काम करती है वो लॉबी भी काम करती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है। और ये सोचना चाहिए वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है कि जितना मर्जी भी कोई काबिल बच्चा हो, कोई कहीं ना कहीं पे लैंग्वेजेस में दूसरे में बड़ा मुश्किल होता है 100% नंबर लेना। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक लम्हा फिक्रिया है, और इसके लिए जो भी इसके जिम्मेदार अदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि इसमें। अवैस करनी साहब, आप क्या समझते हैं? सर मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि कहीं ये ना हो जाए कि रिजल्ट आने पे 1100 में से 1150 या 1200 नंबर हो कई 100 लोगों के। तो बचत हो गई है, वरना तो जी हुकूमत का मुंह अभी भी काला हो रहा है। तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम जी आपका कोलैप्स कर गया है साइंटिफिकली। यानी आप अंग्रेज को बताएं, वो कहेगा जी कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो 100% नहीं है। आपने इंसान जिसमें फीड होता है, कंप्यूटर में फीड होता है जी, आपने इंसान की आउटपुट 100% पे कैसे ले गए? यानी कि आप लोग क्रॉस कर गए हैं इंटेलेक्चुअल में। तो आप लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में, यानी वेस्ट की सारी, अब इसके देखे जी, अच्छा ये समझ लें कि ये सारी चीज सही है, एग्जामिनेशन सिस्टम इतना अच्छा। अब ये नहीं सोच रहे कि बाकी पूरी दुनिया में टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में हमारी सिर्फ 3 या 4 यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, अगर इंटेलेक्चुअलिज्म इतना उबल उबल के भर भर के गिर रहा है, तो ये क्या सिस्टम हो रहा है कि जी हमारी कंपिटेंसी जीरो है, हमारे पास साइंसदान पैदा होने बंद हो गए। ये इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस दुनिया को क्या लॉजिक देंगे, यानी कोई भी चीज ये इसमें जी एक और मसला है। मैं बल्कि इसमें बहुत छोटी सी चीज ऐड करता चलूं। सबसे बड़ा मसला ये है, ये जो हमारे कोर्स में हर चीज में हमें ये बताया जाता है ना, हम हर चीज में दुनिया में नंबर 1 है, हर चीज में दुनिया में सबसे फिट है, सबसे ज्यादा आउटपुट हमारी है। कोई ऐसा इदारा भी होना चाहिए जो हमें इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स शो करे और पता चले। हम सिर्फ जी आबादी में जो है ना, पहले दुनिया के 5 1 10 मुल्कों में आते हैं, बाकी हर चीज में हम नीचे से शुरू होते हैं, नीचे से नंबर 1 2 लास्ट 10 लास्ट 15 में करप्शन इंडेक्स में। और ये अजीब है 99। अच्छा खैर, आगे इस टॉपिक से मुतल्लिक आगे बहस चलेगी हमारी, फिर बात होगी। ये सिस्टम की पॉलिसी गलत बनाएगी, फिर दोबारा बात है रिसर्च नहीं की गई, सोचा नहीं गया। अच्छा, इसका एक फायदा मगर होगा गवर्नमेंट को जी, वोट अब बहुत डलेंगे। अभी इन्हें चाहिए फौरन बलदियाती इलेक्शन करा दें, यूथ सारी इन्हीं को वोट देगी, वो बहुत खुश है। क्योंकि जो कभी पास नहीं हो रहे थे 3 साल में, वो भी सब पास हो गए हैं पिछले, जो कभी जिंदगी में फैमिली में पास नहीं हुए थे, तो अब इन्हें वोट बहुत देगी यूथ। इन्होंने वही शहबाज शरीफ ने जैसे आंखें बंद करके लैपटॉप दिए थे, वो इनको ये फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राणा साहब, मुल्क में कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जो वालिदैन और बच्चे दोनों की काउंसलिंग करे कि हर साल कितने बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, और जब लाखों की तादाद में बच्चे डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम देते हैं लामहला सिस्टम में, तो वही बच्चे जाने हैं। मेरे ख्याल में एक कॉलेज में 50 बच्चों की सीटें होती होंगी और उनको दाखिला मिलना होगा, और बड़े मुख्तसर से कॉलेजेस हैं, तो दाखिल होने वाले हज़ारों की तादाद में होंगे और एग्ज़ाम देने वाले लाखों की तादाद में होते हैं। तो ये काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती कि आप ये सब्जेक्ट लें, ये चीज़ लें, ये चीज़ लें, इस फील्ड में जाएं, उस फील्ड में जाएं, और फ्यूचर में जो है आपको इसमें कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई इदारा होना चाहिए, स्कूल में काउंसलिंग होनी चाहिए, या ऐसा क्या होना चाहिए कि ये रहनुमाई हो सके वालिदैन की भी और बच्चों की भी? एक्चुअली होता है कि हमारा सोशल सेटअप है ना, उसको देखा जाता है कि हमारे सोशल सेटअप में क्या प्रायोरिटीज हैं। जैसे कभी बड़ी वजाहत से करनी साहब ने कहा कि हम मॉनेटरी बेनिफिट्स को देखते हैं। तो जो ही जैसे जैसे एक रिस्पेक्टेबल है, एक डॉक्टर के प्रोफेशन को बड़ा रिस्पेक्ट से देखा जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए रिश्तों के वाले से भी देखा जाता है। फिर उसको मनी के लिए देखा, जब डॉक्टर बनता है तो ना सिर्फ मुल्क में उसके लिए एक रोजगार के मौके होते हैं, उसको अपनी वहाँ भी करता है बड़ी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, और उसके जो जिस मकसद के लिए वो आता है, शुरू में कौम की खिदमत करनी है, गरीबों का इलाज करना, बहुत बहुत पीछे रह जाता है।
तो एक पैसा बड़ा इन्वॉल्व है, ल्यूक्रेटिव है, दूसरा ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तीसरा ये कि बाकी कोई डिग्रीज कर भी जाता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। यहाँ पे तो अपनी प्रैक्टिस करके अपने मामला पर इंटरनेशनल पे पूरी दुनिया पे भी डिमांड है, तो ये तो एक फैक्टर है। दूसरा तो और इसके लिए जहाँ तक आपने कहा है काउंसलिंग का इशू है कि गवर्नमेंट को काउंसलिंग के लिए बाकायदा हर अदारे के लिए चाहिए कि गवर्नमेंट बाकायदा इंडिकेट करे कि इसमें आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज है, आप इधर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, इंजीनियरिंग है, आपके देशवार ऐसे एजुकेशन सेक्टर है, तो तमाम में देखना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ऐसी है नहीं इंडिकेशन लोगों के लिए, कोई ऐसा रास्ता दिखाया नहीं जाता। रास्ता दिखाना चाहिए और वो रास्ता ठीक है। ऑफ कोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। अवैस करनी साहब, आपके ग्रिप का सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट? जी, मैं ये जो आपका पिछला सवाल है इसमें बिल्कुल थोड़ी सी चीज नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करता चलूं कि PHEC ने, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और कॉलेज के लेवल पे बकायदा कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स डेवलप किए थे। उस प्रोजेक्ट को, कम्युनिटी कॉलेज प्रोजेक्ट को, इंटरनेशनल 8 से 10 मुल्कों की डोनेशन भी हासिल थी और कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था। ये पंजाब में साबिक दौर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज जितने भी यानी वेस्ट जो भी है वो कैरियर काउंसलिंग के बगैर नहीं चलते, तो उन्होंने जो है ना इसको डेवलप किया था। अल्लाह के फजलो करम से 5 साल में वो सारे कैरियर काउंसलिंग सेंटर पूरे पंजाब में बस सिर्फ कागजों में हकीकत रखते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है, उनके फंड्स हर चीज खा गए हैं, इधर उधर हो गए, खत्म हो गए। दूसरी चीज बहुत मुख्तसर सी ऐड करता, पाकिस्तान में 3 से 4 अच्छे इदारे ऐसे हैं जिनको आप पैसे भी दें तो वो ये फैसला नहीं करते। उनका बकायदा एक बोर्ड बैठता है, वो ये जज करता है एडमिशन के टाइम पे कि आप डॉक्टर बेहतर बनेंगे या इंजीनियर। जिसमें से एक आगा खान यूनिवर्सिटी जो है, आगा खान ग्रुप है, उनके जितने भी तालीमी इदारे हैं वो इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बगैर एडमिशन नहीं देते और रेफर भी करते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्ट्स में जाएं, मीडिया में जाएं, किस में। इसके अलावा 1-2 यूनिवर्सिटीज और भी है, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी इस तरह के कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं। जी ठीक है, चलें अब आपका जो बड़ा पसंदीदा, जिस पे आप बड़ी ग्रिप रखते हैं, उस सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये हालिया दिनों में DGISI की तैनाती का जो फैसला था, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में खिंचाव ये जो रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए ज़रा। बहुत ही मुश्किल सवाल है, पर भी जल रहे हैं। अब बहरहाल नाजरीन की समात के लिए बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं जानते हैं। एक तो इसमें जो है ना काफी सारी चीजें हैं जो कि बताई जा सकती हैं, मैं देखता हूं कि जो शेयर कर सकता हूं नाजरीन के साथ। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था DGISI के अपॉइंटमेंट का, ये रेगुलर ट्रांसफर और पोस्टिंग्स होते थे और इनको आर्मी चीफ ही डिप्यूट करता था। हाँ, आर्मी चीफ की डिप्यूट जो पोस्टिंग जो होती है, डेपुटेशन पोस्टिंग जो होती है, उसके लिए 3 नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वजीर आजम के पास जाते थे, जिनमें से वो एक नेम को सिलेक्ट करके प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए दे देते थे। DGISI के लिए ऐसा प्रोसेस कभी पहले अडॉप्ट नहीं किया गया था। ये बस आर्मी चीफ की रेगुलर पोस्टिंग और ट्रांसफर है, क्योंकि ये विद इन द इंस्टीट्यूशन एक है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक DGISI प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, बट आर्मी ब्रैट होने की वजह से, यानी आर्मी के इंस्टीट्यूशन के होने की वजह से, आर्मी चीफ रेकमेंड करके किसी को उधर अपॉइंट कर देते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ISI को या मेजरली जो उस माजी में उनके ऊपर धब्बे हैं या उनकी जो पावर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की स्टेक में इनिशियल उनकी डेवलपमेंट में शामिल रहे हैं, उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, ये तो सारा सिचुएशन है। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। कैसे? इस पे जिदबाजी तो थोड़ी बहुत होती है, मगर DGISI को यूज किया जाता है। ये पाकिस्तान की फौज की तारीख में पहली बार हुआ है कि DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है इस तरह की फ्रिक्शन आ रही है। हाँ, ये हुआ है कि अगर किसी DGISI को किसी साबिक वजीर आजम ने हटा दिया है तो मसाइल हुए उनके लिए, या किसी को कहीं पे कॉर्नर कर दिया है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट तो था।
अब खान साहब ने एकदम ऐसा स्टांस क्यों लिया? अब ये देखना पड़ेगा कि खान साहब ने ऐसा स्टांस लिया। फैज हमीद साहब बहुत तमाम जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल इंप्रेशन है, जो वीडियो इंप्रेशन है, उसमें आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई और प्राइम मिनिस्टर बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ पाए गए हैं अभी कुछ अरसे में। बिल्कुल ठीक है। अब खान साहब ने ऐसा स्टेप लिया, क्या वजूहात है, क्या इश्यूज है, इसमें नाजरीन से अब शेयर कर लेते हैं। जो मेन चीज है, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट देख रही है, फैज हमीद जो है वो एक आईएसआई से उठ के ही प्रमोट होने के बाद ही, डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होने के बाद ही डीजीआईएसआई बने थे। वो इससे पहले भी आईएसआई का ही हिस्सा रहे हैं और बहुत मेजर ऑपरेशंस पे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के वेस्ट इंटरेस्ट में शेयर नहीं किए जा सकते। अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह ये नहीं देख रही कि आर्मी चीफ में या प्राइम मिनिस्टर में फ्रिक्शन है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो आर्मी चीफ के होंगे उनमें फैज हमीद का नाम टॉप 3 कंटेंडर्स में आए। ठीक है। और इसी के ऊपर प्लानिंग करते हुए अब जो हमारे जराए हैं और जो हमारे वसाइल हमें बताते हैं वो ये है कि जो लोग इमरान खान के बहुत क्लोज हैं, यानी जिनसे वो 1-2 लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उनमें से 1-2 लोगों ने खान साहब को गलत मशवरा दिया और कहा कि ये आर्मी चीफ ने आपको बाईपास किया और डेमोक्रेसी की। ये वही हुआ है जो कि खान साहब के साथ होता रहा है इस पूरी गवर्नमेंट में, कि उनके अपने फैसले से ज्यादा उनके मुशीरान के फैसले उनको जहमत देने में और बदनाम करने में कामयाब रहे। सही। तो इस वजह से ये सारे मामलात हुए और उन्होंने अब स्टिफ स्टांस ले लिया। अब स्टिफ स्टांस के बाद वो जो मर्जी प्रोसेस अडॉप्ट करें, उन्होंने आर्मी के पूरे इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया। अब जब डिस्टर्ब किया है तो इसका एक तरह से फायदा हुआ है कि बेशक आर्मी में, विद इन द आर्मी में इसमें इख्तलाफ होगा, कुछ भी होगा, वो सब एक पेज पे आ गए हैं। अब ये सिचुएशन जितना टाइम ट्रेवल करेगी, ये डू एंड डाई की तरफ जा रही है। डू एंड डाई में इवेंचुअली जो पाकिस्तान के दुश्मन थे या जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जी, वो नहीं चाहती कि फैज हमीद का नाम फर्स्ट 3 कंटेंडर्स में आए। और ये इतना इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो गया नेम इस सब के बाद कि उसको आर्मी चीफ को कंटेस्ट करते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का और बहुत सारे इश्यूज का सामना होगा। अगर ये इशू डिस्प्यूटेड भी बनाया था तो उन्हें उसी वक्त चाहिए था, प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते। आर्मी चीफ ने उनसे डिस्कस किया। जो साहब इस वक्त नदीम अंजुम साहब को डिप्यूट किया गया है, उनका भी एक बहुत वसी तजर्बा है इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म का, इंटेलिजेंस का। तो इन चीजों को भी, मगर अब खान साहब एक क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक और टेप सिस्टम को जो है अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, मगर उसको भी अडॉप्ट करते करते उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि ये चीज अब खान साहब की गवर्नमेंट में और आर्मी के इदारे में फ्रिक्शन के लिए बुनियाद रख चुकी है। ये अब एक पेज पे अगले 6 महीने में नहीं आएंगे और यही वजूहात बनेंगी इस गवर्नमेंट के जाने की। अच्छा, एक चीज ही हमें फाइनल जो चीज है जो मैं समझता हूँ, ये नहीं है कि आर्मी हर चीज पे हावी है, वो सारी चीज। एक चीज अंडरस्टूड कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजीशन में तमाम फैसले, मेजर फैसले आर्मी ही करती है। और जब एक ट्रेंड बन चुका है पिछले 40-50 साल का, अब उसके मुताबिक लीगल लेजिस्लेशन करनी चाहिए, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अब अगर आप मुफ्त में शेर के मुंह में हाथ डालेंगे या अपने लिए मसाइल बनाएंगे, तो उससे पाकिस्तान, वो नहीं चाह रहे कि डेमोक्रेसी का सिस्टम डीरेल हो, मगर आप जब उनके लिए इस तरह का मसला बनेगा, इनेविटेबल हो जाएगा उनके लिए, तो आप उनके लिए ऐसे मसला डेवलप कर रहे हैं। और जाहिर बात है जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस वक्त अपना फायदा मफाद चाहते हैं, उन्होंने फौरन, आप देख लें कि जो भी हैं मुख्तलिफ ममालिक के सफीर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा शामिल है, और फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट्स उस सिलसिले में आ रही हैं। तो ये इसकी असल कहानी है, और ये मेरे मुताबिक ये वो ईंट लग गई है जो कि जिसने एस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को सेपरेट कर दिया। जी ठीक है राना साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, या फिर अवाम की तवज्जो हटाने के लिए
महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से, हर रोज़ होने वाले नए नए मामलात से रोज़ाना नए स्कैंडल ला के मार्केट में फेंक दिए जाते हैं ताकि आवाम उन्हीं में ही मसरूफ़ रहे और इसी तरह पिसती रहे और कोई जो है वो सर ना उठाए, सर उठा के ना जिए। असल में इस हुकूमत के दौर में तो एक चीज़ ही काफ़ी है, जो महंगाई है। और ये जो स्कैंडल्स जैसे अभी हम देखा है हमने हेल्थ डिपार्टमेंट का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, डीएमसी का, और इसके बाद ये अभी जो इसका डीजीआईएसआई का, तो ये स्कैंडल्स तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए अपने लिए एक बड़ा, उनके लिए एक धब्बे का बायस बन रहे हैं, उनकी अपनी वीकनेस का बायस बन रहे हैं। ऐसे स्कैंडल्स उनको इलेक्शन में या तवज्जो उठाने से फ़ायदे के लिए नहीं, स्कैंडल तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हुकूमत को कोई चीज़ पॉजिटिवली आए, ये तो सारी नेगेटिवली आनी चाहिए। ये जो मौजूदा स्पेशली अभी डीजीआईएसआई का किया है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें दिया गया हो कि प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाए, या इवन आर्मी एक्ट में, कि जैसा कि उन्होंने बताया कि ये बेसिकली ये आर्मी चीफ के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा, वो डीजीआईएसआई का है। और डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके बाद ये मामलात चलते होते हैं। बिल्कुल तो ये एक एडवाइस जो ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर बीच बार चीज़ें अपनी असम्बलीज भेजता है प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए, वो जस्ट समझा जाता है कि ये हो गई है। इसी तरह इसको भी भेजा गया था समरी, लेकिन अभी उन्होंने अप्रूव नहीं की थी, अभी दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने इसको अनाउंस कर दिया। अब उनका दो स्टांस है, एक गवर्नमेंट का स्टांस है, एक अपोजिशन का। गवर्नमेंट का स्टांस है, नहीं जी हम ये चाहते थे कि ये फैज़ अमीर साहब कुछ अर्सा और देते, उनको ब्रीफिंग देते, महीना लगता, ये भी ये अभी इन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन ये भी इनका सही नहीं है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का है, जैसे वो समझते थे कि 12 अक्टूबर 99 में जनरल अजीज को बनाना चाहते थे मुशर्रफ साहब, तो वो उसको नहीं बनाया, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगा दिया और उसके बाद उनका तैयारा रोक लिया, और उस तरह का शायद हो जाएगा। उस तरह दोनों तरफ ही नहीं है। हम समझते हैं कि थोड़ा उनमें ज़रूर इख्तलाफ हुआ है आर्मी चीफ में और उसमें इस मामले पे, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जो 99 का था, ठीक है। नवाज शरीफ के दौर के था। तो ये ऐसे स्कैंडल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए तो अवॉइड करें। हम्म, अगर सेंसिटिबल गवर्नमेंट हो, जो उसके मशीरान हो, तो उनको ऐसे स्कैंडल्स नहीं आने चाहिए। इलेक्शन के करीब तो ऐसे स्कैंडल्स नहीं होने चाहिए। ये तो इनकी बदकिस्मती है कि जानबूझ के आप बैल मुझे मार वाले ये काम। अवैध करनी साहब, इस सारे सिनेरियो में 3 साल गुजर चुके हैं और आज आपने देख लिया होगा कि डीजल और पेट्रोल का रेट कहाँ पे पहुंच गया और ये फ्यूल की प्राइस बढ़ने से आपको पता है मार्केट की हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। तब्दीली सरकार इस वक्त किस पोजीशन में है? अगर फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी? सर, जो इसमें जो भी सिलसिला चल रहा है, तो इलेक्शन फौरी तौर पे भी हो तो 4-5 महीने उसके होते होते लग जाएंगे। मगर जो इस वक्त वो प्लानिंग लेके चल रहे हैं, अब वो प्लानिंग ये लेके चल रहे हैं कि पहले आईएमएफ की शर्तें पूरी करते हैं, सारे टैक्सेस लगाते हैं, उनकी शर्तों के बाद पैसा आएगा तो एकदम अवाम को रिलीफ देना शुरू करेंगे, अवाम हमारे दिए हुए जख्म भूल जाएगी। मगर इसमें जो इनकी बदनामी हो रही है, उससे जो इनके जो साथी हैं, जो इनके लोग साथ पॉलिटिकल इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, क्योंकि जी वापस लोगों में, सियासतदानों को तो वापस लोगों में ही जाना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को क्लेम करने के लिए। अब वो लोगों ने ना अपनी रिलेशनशिप इनसे रिव्यू करना जरूरी कर दी। अच्छा जी, इसमें एक बहुत खतरनाक चीज भी है कि ये जो प्लान कर रहे हैं शौकत तरीन साहब वजीर खजाना ने, जो भी प्लानिंग की है जी आईएमएफ के लिए, और खर्चे कम नहीं किए, गवर्नमेंट काफी सारी चीजों पे खुद भी कंट्रोल कर सकती थी। वही बात है कि जी पॉलिसी बशीरान की वजह से चल रही है, हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते जब पॉलिसी में चेंजिंग आएगी तो ये मसाइल सामने आ रहे हैं। अगर किसी भी वक्त कच्ची बिल्कुल मट्टी के ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खड़ी हुई है, किसी भी वक्त अगर कोलिशन पार्टनर कोई हट गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीएमएलक्यू है, तो गवर्नमेंट असल में बहुत बड़े लॉस में जाएगी और पीटीआई के पास तो दोबारा पोजीशन ही नहीं होगी, क्योंकि उनके तमाम लोग खान साहब करप्शन पे कह लें कि जैसे भी जो भी उनका स्टांस है उनसे अलग हो चुके हैं, तो उनके पास तो लोग बहुत कम रह गए हैं। अब वो जिस वक्त फैसिलिटेट करना चाहेंगे वो गवर्नमेंट में उन्हें होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और चीज बताता चलूं कि इनके तमाम जो क्लोज मुशीरान है पंजाब गवर्नमेंट के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब है, वो कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद वो सारे इनको यही कह रहे हैं कि आप
गैर जमाती बुनियादों पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएंगे पहले, ताकि हमारी मतलब कि हम अवाम को सामना कर सकें और ये सारे इश्यूज सामने ना आए। अगर इन्होंने जमाती बुनियादों पे करवा दिए तो वैसे ही गवर्नमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो उसका इलेक्शन होगा वही जनरल इलेक्शन को जो है ना फाइनलाइज कर देगा। और जो इनकी चीजें हैं, यानी करप्शन से लेके किसी, महंगाई तो चले स्टेगनेंट इन्फ्लेशन चल रही है, वही आईएमएफ के हाथों ये मजबूर है, पर मगर इन्होंने कोई चीज कंट्रोल ही नहीं की है। तो कोई चीज कंट्रोल, वो प्राइसेस कंट्रोल ही नहीं हो रहे, सबके वसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अभी पंजाब असम्बली में पीएमएलएन की तर्जुमान ने वजीर आला के वसाइल और असासाजात के ऊपर जी एप्लीकेशन दे दी है। तो जब ये सारे मसाइल आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट या तो ये है कि खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि जी मैं बाकी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारूंगा, तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे, तो भाई यही हो सकता है, उसी सूरत हाल में कुछ शायद इनका बचाव जी। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? वजूहात क्या हैं? क्या बैनुल अक़वामी सतह पर सब महंगा है, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ये चल रहा है कि यहाँ पर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है और मुख्तलिफ मीटिंगें हो रही हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भेजा जा रहा है, अपने अपने हलकों में अवाम में भेजा जा रहा है और जाएं उनको, लोगों को बताएं कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये महंगाई है और पाकिस्तान महंगाई में बहुत नीचे खड़ा है और अब लोग महंगाई की वजह से पाकिस्तान आना शुरू कर देंगे। जैसे नौकरियों के लिए लोगों ने आना था, जैसे घरों के लिए आना था, इसीलिए इसी तरह अब वो जो है ना महंगाई से तंग हो के बाकी मुल्कों से लोग पाकिस्तान आएंगे। ये आपने बड़ा इस वक्त बर्निंग पॉइंट ही जिस महंगाई है जैसे, क्योंकि हर बंदा जो है आवाम का, गरीब हो अमीर हो मतवस्त हो, हर बंदा दो चार है। इसमें बेसिक चीज़ तो आपकी सबसे कंट्रोल के लिए इकॉनमी है, मईशत है। जब तक आपकी मईशत जो है उस पर सही सतह पे नहीं आएगी, वो मुस्तकिम नहीं होगी, आप महंगाई पे या बाकी चीज़ों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपकी तो इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाती है। तो इकॉनमी की तरफ अभी तक हमने कोई ऐसा हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। 3 साल गुजर गए, 4 इन्होंने वज़ीर खजाना बदल ली है। इनको कोई अभी तक मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन ना उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता है। एक ऐसे हवा में जो चला रहे हैं, आईएमएफ प्रोजेक्ट एक लेके चल रहे हैं, सिलसिला सारा उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं ताकि पैसे ज़्यादा दे दें और आगे अगले सालों में शायद है कि हम आवाम को कुछ सब्सिडी दें और किसी तरह मुतमिन कर लें। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने के जो स्टेप्स हैं, मतलब आप अब देखें ना कि अब सबसे पहले उन्होंने बिल फाड़े थे वहाँ कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के। आज देखिए बिजली कहाँ का चले गई है। इनको कोई उस पर किसी किस्म की अपनी कोई शर्म नहीं आती, उसके कोई ख्याल नहीं आता कि हमने क्या कहा था, क्या नारा लगाया था। पेट्रोल की कीमतें आप महीने में आप देखिए, महीने में 2-3 दफ़ा इतनी बढ़ गई हैं। तो ये जो बिजली है उससे जनरेशन चीज़ें बनती है, तो हर चीज़ जो चीज़ जिससे बिजली यूज़ होती है महंगी हो जाती है। पेट्रोल तो आपका ट्रांसपोर्ट है, सब्ज़ी है, आपकी ज़राअत है, सड़कों तक चीज़ें जो आनी होती हैं, मंडी में आनी होती हैं, लोगों ने सफ़र करना होता है, उसमें पेट्रोल में महंगाई का मतलब है कि हर चीज़ बढ़ गई है। इस वक़्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दौर में बढ़ गया। हम तो दो ही जो है ना, दो ही धारी जैसे एक तलवार से इनको सिवा किया जा रहा है। पहले आप एक अरसा देख लें कि 1960 से लेके आप 2018 तक ले लें कि फी का आमदनी हर बंदे की बढ़ रही थी। इस 3 साल में फी का आमदनी डाउन गई है। एक तो इनकम बढ़ कम होगी, दूसरा महंगाई आपने देखा है कि ये तकरीबन जो है कोई 60% बढ़ गई, कहीं 50%, कहीं 100% बढ़ गई है। तो ये कि कुव्वत खरीद से है, वो एक तो आमदन कम है, दूसरे तो महंगाई इतनी ज़्यादा है और इनका कोई ऐसा नज़र नहीं आ रही। ये यही कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हम हो जाएगा। ये कुछ नहीं कहता कि हमने ये कर दिया, अभी 3 सालों में भी किया। तो ये वाक़ई इस वक़्त जो इस एज में पहुँच गए हैं, इस हद तक हुई है कि अब जो अवाम है उनके लिए 2 वक़्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल है और इनके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी प्लानिंग, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही सामने कि आइंदा पे इन दिनों में कोई ये काम कर सके। ये बड़ा लम्बा फिक्रिया है और यही एक इलेक्शन के लिए चीज़ इनको ले डूबेगी। पता नहीं इनको क्यों नहीं समझ में आ रही कि हमने या तो इंग्लैंड वापस जाके लंदन बैठना या अवाम का सामना करना है। जब अवाम का सामना करना है तो अवाम के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, वक्त चूँकि प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है, मैं छोटा सा एक सवाल आप दोनों से करना चाहूँगा। अवैस करनी साहब, अगर हालात बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं और खुदा न खास्ता हुकूमत भी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर लेती है, खुदा न खास्ता, तो हालात भी ऐसे ही रहते हैं, तो लोगों का क्या बनेगा? और इसके जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ में बड़े शौक से गए थे, वापसी पे उनकी ब्रेक कहाँ पे लगेगी?
सर, ये फैसला तो जो है ना पाकिस्तान के उन स्टेक होल्डर्स ने करना है जो ये चाह रहे हैं कि जमहूरियत की जो रवानी है उसमें कोई भी स्पेस ना आए, सस्पेंशन ना आए, तसलसल कायम रहे। मगर जो गवर्नमेंट है इस वक्त, गवर्नमेंट के जो इस वक्त सबसे सीरियस इशू है ये महंगाई को, तो इशू ये है कि ये करेंसी की कीमत गिरा रहे हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, बाहर से लोग पैसे भेजते हैं, वो ज्यादा आए पाकिस्तान में। जाहिर बात है वो डॉलर्स में भेजेंगे, वो इधर ज्यादा उन्हें फायदा होगा। बहरहाल IMF के मुख्तलिफ इकोनॉमी में बहुत डिटेल एक वो किया जा सकता है एनालिसिस। मगर मेन इशू ये है कि अगर ये फौज से बिगाड़ लेंगे, जो कि इन्होंने अपनी मुशीरों की समझदारी से किया, जो कि इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, वो मसला अगर इनको ले डूबा तो जिस वक्त कोई भी जमात, मजहबी जमात, सियासी जमात तो नहीं, कोई भी मजहबी जमात किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट में या इस्लामाबाद डी चौक पे बैठ गई तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उनसे तसादुम जो है कि खूनी खाना जंगी में तब्दील हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग वजीर आजम को मशवरे दे रहे हैं और जो वजीर आला को मशवरे दे रहे हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि आप लोगों का जो सर्वाइवल है, फाइनल सर्वाइवल, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और दाइम बका में है, पाकिस्तान की खुशहाली में है। सारे लोग आप पाकिस्तान से भाग के नहीं जा सकते कि आपको किसी को पॉलिटिकल असाइलम मिल जाएगी और बाकी। तो अवाम हर जगह पे, कि नवाज शरीफ साहब अब इंग्लैंड चले गए हैं, बेशक चले गए हैं, मगर जो पाकिस्तानी अवाम है अगर उनकी वहां बेइज्जती करी है, उन्हें देखते हैं उनकी बेइज्जती करती है, तो ये बंदे की माशरे में क्या इज्जत रहती है कि वो हर जगह पे पाकिस्तानियों से छुप के फिर रहा हो। तो मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे लेजिस्लेशन में, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उन्हें इस पे गौर करना चाहिए कि वो भाग के दुनिया के किस कोने में जाएंगे, या तो फिर वो ऐसी जगह ढूंढे जहां पे पाकिस्तानी उन्हें कभी ना मिले। और जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें ये लोग इफेक्टिव पॉलिसीज ला सकते हैं। ये वक्ती फायदे देखे जा रहे हैं कि मैं 1 हल्का जीत जाऊंगा, मैं 2 हल्के जीत जाऊंगा। जब सारे मामला इस पे चल रहे हैं तो वो खान साहब ओवरऑल सिचुएशन में उनको गलत मशवरा देते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर ये इस तरह चलते रहे तो ये कोई अच्छा दोबारा गवर्नमेंट में फॉर्मेशन डेवलप कर सकेंगे। जी राणा साहब। जी, आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में जो इनके आने की एक खास वजह ये थी कि लोगों ने 2 पार्टियों को आजमाया हुआ था, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी नून लीग। दोनों में करप्शन की ताकत तारीखों में भी और इनके दौर में भी, और यही इनका नारा था कि हम आएंगे तो इस करप्शन को खत्म करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट, एक इंसाफ पे मबनी निज़ाम लेके आएंगे, जिसमें वे एब्सोल्युटली फेल हो चुके हैं। बल्कि जो इस वक्त सूरत हाल की गवर्नेंस इतनी पुअर हो गई, लोग कहते हैं कि इनसे तो वो नवाज शरीफ का दौर ही अच्छा था, कम अज कम अवाम के लिए इतनी महंगाई या इतनी चीजें नहीं थी। तो ये अब तीसरी पार्टी इसलिए लोगों को नजर आया था कि कम अज कम इनको ले आएंगे। खास साहब ने कंटेनर में बड़े नारे लगाए हैं, इतने आके घर देंगे, इतनी जॉब देंगे, लाखों में घर बना के देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, इंसाफ होगा, करप्शन खत्म होगी। लेकिन वो सब चीजें तो खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए आप ये समझे कि ये इलेक्शन आएगा और लोग उस तरह तरीके इंसाफ को फिर पजीराई देंगे, ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। तो ये आप देखें, ये अवाम पे छोड़ा जाएगा कि अब तीसरी पार्टी भी जो है वो उससे भी गई गुजरी आ गई है। तो ये अब कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इनके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अब जो है लोगों को वो जो पुराना पाकिस्तान है वो बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। राणा साहब आपका, अवैस करनी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।